फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 11 अक्टूबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। उसके पहले, जैसे कि आज 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो जितनी भी गर्ल्स हैं और गर्ल्स चाइल्ड हैं उन सबको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है UN Women, उसका कहना है कि जो गर्ल्स होती हैं वह समाज के ट्रांसफॉर्मेशन या संरचना परिवर्तन में लीडर की भूमिका निभाती हैं। इसलिए आज का दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि एक व्यक्ति को या एक बच्चे को, एक बालक को आप शिक्षित करते हो तो वो खुद शिक्षित होता है, एक बालिका को शिक्षित करते हो तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसको कुछ नारीवादी चिंतक, खासतौर से वामपंथी, इसका विरोध करेंगे कि महिला जो है परिवार का उद्देश्य हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था है उसका मानना है कि अगर महिलाओं के या सामाजिक पूरे समाज में परिवर्तन करना है तो बालिकाओं की उसमें जो है लीडरशिप भूमिका होती है। क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं जो है महिलाओं की जुड़ी हुई जो है वह कहीं न कहीं कमज़ोर शिक्षा या सामाजिक उनकी चीज़ों की होती है। ऐसे में अगर बालिकाएं योग्य होंगी, शिक्षित होंगी, सशक्त होंगी तो अपने आप समाज को परिवर्तित कर देंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज देखें तो बहुत सारे मुद्दे जो चल ही रहे थे, लेकिन 3 प्रमुख मुद्दे इसमें दिखाई दिए हैं। एक चुनावी बॉन्ड का मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है। हुआ क्या कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि चुनावी बॉन्ड का जो मुद्दा है, कई सारी याचिकाएं उसमें ADR के तरफ से, कॉमन कॉज के तरफ से, या एक पॉलिटिकल पार्टी है, नाम नहीं लेते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम लोग, इनके द्वारा जो है याचिकाएं दायर की गई हैं कि चुनावी बॉन्ड जो स्कीम है यह सही नहीं है और कहीं न कहीं यह भेदभाव और जो चुनाव में पारदर्शिता है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको पिछले साल ही कहा था कि हम इसी अप्रैल में कहा था कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन अभी उसको याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आने वाला है इसलिए इसको जल्दी से इस पे हल कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को इस पे सुनने की बात कही है। चीफ जस्टिस की बेंच इसकी सुनवाई करेगी, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच। ठीक है, इसलिए ये मुद्दा चर्चा में है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा है भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का। आप लोग जानते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का कैसे डाउन स्ट्रीम सेक्टर में प्रयोग करना है। यानी यह एक नॉस्कॉम, एक डेलॉयट और इंडिया स्पेस करके एक संस्था बनी है, अंतरिक्ष इसरो की ही अनुषंगी अंग के रूप में। इन तीनों ने एक संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें ये बात कही गई है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की जो संभावनाएं हैं, जो उसका वो है, जैसे देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षमता को मुक्त करना है, उसको अनलॉक करना है, अनलीज करना है, ताकि डाउन स्ट्रीम जो उसका लाभ है उसको लिया जा सके। डाउन स्ट्रीम में लाभ होता है भू संवेदन, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट या नेविगेशन सैटेलाइट, इन सारी चीज़ों का जो उपयोग होता है, मानव उपयोग, उसका कैसे अर्थव्यवस्था के उपयोग में लाभ लिया जा सके और कैसे भारत के जो सामरिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। और तीसरा है, जैसा कि अभी लगातार ही चल रहा है, अभी जो है विश्व बैंक की रिपोर्ट आई थी, 4 अक्टूबर के न्यूज़ में थी, जिसको हमने 5 अक्टूबर को पढ़ाया था। तो उसमें विश्व बैंक ने कहा था कि भारत की विकास दर जो है 6.3% उस पर मेंटेन रखी थी। उसके कुछ दिन बाद जो है RBI ने अपना जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है दिया, जिसमें उसने भारत के विकास दर को 6.5% पर मेंटेन रखा। और कल जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपना एक प्रमुख प्रकाशन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक करके वो प्रकाशित करती है, WEO बोलते हैं। यह साल में लगभग 2 बार प्रकाशित किया जाता है और UPSC में प्री में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप इसको प्री के लिए याद करिए। तो इसमें भी ये बात कही गई है
कि भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं उसको हम देखेंगे। और हम ये क्यों बार बार कि जब मैं वर्ल्ड बैंक पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको समझाया था कि जो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत की विकास अवस्था बेहतर है, घरेलू स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। जैसे जो संस्थाएं भारत को बेहतर बता रही हैं वही संस्थाएं दुनिया में चुनौती बता रही हैं। ऐसे में ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भारत आर्थिक क्षेत्र में बेहतर कर रहा है, तभी भारत उस दिशा में आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम उसी संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक प्रमुख रिपोर्ट है। चुनावी बांड का मुद्दा। चुनावी बांड का जो मुद्दा है वह चुनाव में पारदर्शिता लाने का मुद्दा है। और बांड तो आप समझ ही रहेंगे कि जो है बैंक या वित्तीय तंत्र से होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें वित्तीय और बैंकिंग सेक्टर जुड़ा होगा। तो बैंकिंग सेक्टर इसलिए जुड़ा है कि उसके जरिए अब चुनावी फंडिंग की बात इसमें की गई है। ठीक है, तो पहले क्या होता था या अभी भी क्या होता था कि चुनाव में जो राजनीतिक दल है, चूँकि चुनाव लड़ना बहुत खर्च का काम होता है, तो राजनीतिक दलों को चुनाव में चंदा लेने की छूट होती है। ठीक है, और निश्चित रूप से अगर कोई राजनीतिक दल है वह जनता के उद्देश्यों को, जनता के हितों को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो उसके लिए जो खर्च आएगा वो जनता के द्वारा ही जाना चाहिए, ऐसा इसका मानना है। ठीक है, इसलिए जनता के द्वारा फंडिंग की, या और किसी जनता मतलब उसमें उद्योगपति भी हो सकते हैं, उसमें कॉरपोरेशन भी हो सकती है, सभी लोगों द्वारा फंडिंग की व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन इस फंडिंग में पहले दिक्कत होती थी, जैसे कि ज़्यादातर जो चंदे आते थे राजनीतिक दलों के वह 20,000 तक पहले ये था कि पहले व्यवस्था मतलब इसको आने के पहले 2017 के पहले या 2017 तक वो व्यवस्था थी कि राजनीतिक दल 20,000 रुपये तक जो है जो कैश में ले सकते थे और उसका कोई पता नहीं चलता था कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। और राजनीतिक दलों का जो चंदा का बहुत बड़ा हिस्सा इसी 20,000 रुपये तक कैश चंदे के रूप में आता था, जो कहीं ना कहीं ये कहता था कि जो पॉलिटिकल रूप से भ्रष्टाचार होता है वो भ्रष्टाचार इसी जो है कैश चंदे के रूप में राजनीतिक दलों में आ जाता है। इसलिए अपारदर्शिता थी और ये था कि राजनीतिक में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चुनावी बांड की योजना लाई थी। ठीक है, उसके क्या क्या प्रावधान हैं हम अभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन कुछ जो संस्थाएं हैं, एक आध राजनीतिक दल और कुछ जो संस्थाएं हैं वो इसकी कुछ कमियों को लेके, जैसे कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण अभी भी पारदर्शिता बनी हुई है और जो चुनावी बांड आए हैं उसमें जो अनुभव जो बताता है, जो व्यवहारिक अनुभव बताता है वो ये है कि एक पर्टिकुलर पार्टी जो सत्ता पक्ष है उसके तरफ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मतलब याचिका दायर की गई है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए पिछले साल ही कई सारे राजनीतिक दल जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कॉमन काज एनजीओ और ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, ये जो ये ADR है ये चुनाव में सुधारों के लिए बेहद संस्था है और इसने कई सारे इसके प्रयासों द्वारा कई सारे चुनाव में सुधार भी हुए हैं। ठीक है, तो इन सब लोगों ने मिलके अलग अलग चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी चुनाव के इलेक्टोरेट बांड या चुनाव बांड को स्कीम को समाप्त करने के लिए। ठीक है, और कहा वो आधार ये दिया गया था कि ये कहीं ना कहीं चुनाव में पारदर्शिता को ख़त्म करता है, समानता को हटाता है, यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 इस तरह के प्रावधानों के आधार पे, इस पे आलोचना के आधार पे इस व्यवस्था को स्क्रैप करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो अभी कल जो है 10 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस या भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कहा है कि हम उनकी अध्यक्षता में एक बेंच, 3 जजों की बेंच 31 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगी कि इसमें जो आलोचनाएं की जा रही हैं, जो तर्क दिया जा रहा है, क्या वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो इस मामले से ये मुद्दा चर्चा में हो जाता है। अब हम समझते हैं कि चुनावी बांड योजना क्या है। ठीक है, चुनावी बांड योजना को समझने के लिए आपको जो है ना एक कह सकते हो क्यों लाया गया उसको थोड़ा समझ लेते हैं, हालांकि उसके नीचे फिर हम समझाते हैं कि चुनावी बांड योजना क्या है। देखा जाए तो पहले क्यों लाया गया ये जान लेंगे तो
इसके प्रावधानों को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चुनावी बांड योजना का पहली बार चर्चा देखा जाए तो 2017 के बजट में, जो बजट होता है केंद्र सरकार की, उसमें उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने किया था। उन्होंने एक बात कही थी कि आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, इसके बावजूद भी जो हमारे देश में राजनीतिक जो चंदा की प्रणाली है, या जो राजनीतिक रूप से जो चंदा या दान आता है, चुनावी फंडिंग, उसको लेके जो प्रक्रिया है वो अपारदर्शी है, उसमें पारदर्शिता का अभाव है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अगर हम पिछले चुनावों तक जो भी राजनीतिक दलों के आंकड़े देखें, जो उनको फंडिंग आया है, उसमें से अधिकांश जो है कैश के रूप में आता है। क्योंकि उस समय तक 2017 तक ये व्यवस्था थी कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये तक अगर जो चंदा कैश में दिया जा सकता है, और जो उसके बारे में पता नहीं किया कि कोई अगर आपको कोई कैश में चंदा दे रहा है तो उसके बारे में पता लगा पाना संभव नहीं है। और राजनीतिक दल को जो चंदा मिलता था उसका अधिकांश इसी से मिलता था। तो इसमें लोगों को ये शक था, ये बातें कही जाती थी कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार होता है उसको राजनीतिक दल इसी कैश के चंदे के जरिए रसीद काट के उसको चुनावी फंडिंग में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए एक हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इस अपारदर्शी व्यवस्था, अपारदर्शी क्या था कि जो ज़्यादातर कैश में आता था उसको हम जान नहीं पाते थे कि राजनीतिक दलों को वो चंदा पैसा आया कहाँ से, उस पैसे का स्रोत नहीं पता होता था। ठीक है, आम जनता को भी नहीं पता होता था, और ख़ास तौर से सरकार को भी नहीं पता होता था, या जो सिस्टम है, जो तंत्र है, भारत की फाइनेंशियल तंत्र, जो वित्तीय प्रणाली है, उसको भी नहीं पता चलता था, जिससे माना जाता था कि इसमें कई सारे जो है ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की चीज़ें आरोप लगते रहे थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए उस समय बजट में 2 प्रावधान किए गए थे। अगर देखिए, पहला किया गया था किसी राजनीतिक दल द्वारा अज्ञात स्रोतों से नगद स्वीकार की जाने वाली राशि जो पहले 20,000 रुपये थी उसको घटा के 2,000 रुपये कर दिया गया। यानी कि पहले जो 20,000 तक आप कैश चंदा दिखा सकते हैं, अब उसको घटा के 20,000 रुपये कर दिया गया। ठीक, तो ये हुआ कि अब 2,000 रुपये कर दिया जाए। जो पहले 20,000 था उसको घटा के 2,000 रुपये कर दिया गया, यानी कि 2,000 तक आप सिर्फ कैश में चंदा ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, फंडिंग को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बांड की शुरुआत की गई। ठीक है, इसके जरिए यानी चुनावी बांड लाया गया है चुनाव में जो फंडिंग व्यवस्था है उसको पारदर्शी बनाने के लिए। एक काम क्या किया गया कि जो 20,000 तक कैश लेना था उसको करके 2,000 कर दिया गया, यानी कैश की लिमिट कम कर दी गई। दूसरा, एक चुनावी बांड लाया गया जिसके जरिए लोग जो है चुनावी फंडिंग कर सकते हैं, और बांड आदि जो है बैंकों के जरिए जारी होता है, तो यानी बैंकिंग प्रणाली के जरिए चुनावी फंडिंग की व्यवस्था की गई। यानी जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसमें सरकार की कर प्रणाली है, बैंकिंग सिस्टम है, जो और सारी इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं, रेवेन्यू इंटेलिजेंस और संस्थाएं हैं, वो जो पूरी प्रणाली है उसमें से एक बैंकिंग सिस्टम को वो आपस में जुड़ी रहती हैं, उनको में से जो बैंकिंग सिस्टम को के जरिए जो है चुनाव फंडिंग प्रणाली को जोड़ा गया। इससे क्या होगा कि जो सूचनाएं आएंगी वह उस तंत्र तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब आप आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया था। ठीक है, क्यों लाया गया ये समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि ये चुनाव बांड में क्या है। ठीक है, तो बजट में 2017 में ये बात कही गई थी, लेकिन इसको जो अधिसूचित किया गया वह 2 जनवरी 2018 को। इसको अधिसूचित कब किया गया, थोड़ा फैक्ट के भी डेटा हैं। 2 जनवरी यानी बजट 2017 में तो था, 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया। और यह चुनावी बांड क्या है, एक ब्याज मुक्त, यानी आप अब कोई बांड खरीदते हैं तो उस पर कुछ ब्याज की या कुछ रिटर्न की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये उससे मुक्त है, यानी इस पर ब्याज आदि कुछ नहीं दिया जाता है। एक उपकरण है जिसका उपयोग राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से धन दान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके प्रावधान के अनुसार चुनावी बांड ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक हो या जो भारत में निगमित स्थापित संस्थाएं हों। ठीक है, और
केवल इसको मतलब एक तो ये है कि राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से चुनावी बांड के जरिए दिया जा सकता है और ऐसा व्यक्ति खरीद सकता है जो केवल भारत का नागरिक हो या जो भारत में रजिस्टर्ड, उनके नागरिकों द्वारा जो रजिस्टर्ड संस्थाएं या कंपनियां या इस तरह की चीज़ें हों। और इसे प्राप्त कौन कर सकता है? सभी के लिए ये भी नहीं, इसकी भी एलिजिबिलिटी तय कर दी गई कि चुनावी बांड आखिर कौन से राजनीतिक दल प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें यह था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल ही, माने ऐसा दल जो राजनीतिक पंजीकृत राजनीतिक दल हों और साथ ही उन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा चुनाव में डाले गए मत का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो, वही चुनावी बांड लेने के पात्र होंगे। यानी इसके जरिए भारत का कोई नागरिक या भारत में रजिस्टर्ड कोई संस्था, उनके नागरिकों की रजिस्टर्ड कोई संस्था, कोई कंपनी गुमनाम रह के बैंकिंग प्रणाली से राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है। और वो राजनीतिक दल जो है 29(1) तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होने चाहिए और लोकसभा या राज्य की विधानसभा चुनाव में जो उसके जस्ट पहले हुआ हो उसमें वो कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों। ठीक है। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर ये 1% वाला क्या, वो तो किसी भी राजनीतिक दल को देना चाहिए। नहीं, इसके पीछे वजह है कि सपोज दैट मैं कोई उद्योगपति हूँ या एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी सालाना आय इनकम जो है 50 करोड़ है। ठीक, अभी मुझे जो टैक्स देना होगा वो करीब 33-34% इसका देना होगा, जो कि 16 से 17 करोड़ रुपया टैक्स बचेगा। अब इतना मुझे टैक्स देना पड़ रहा है और जो राजनीतिक दल होते हैं उनको जो चंदा मिलता है, आप किसी राजनीतिक दल को जो चंदा देंगे वो टैक्स से छूट हो जाएगी और जो राजनीतिक दल पाते हैं उनको भी टैक्स से छूट मिलती है, उन पर टैक्स जीरो है। और आप जो राजनीतिक दल को चंदा देते हैं वो आपके आय का तो हिस्सा होगा, लेकिन उतने हिस्से पर चूंकि आप राजनीतिक दल को चंदा दे दिए हैं तो उस पर टैक्स की गणना नहीं की जाएगी। अब सोचो कि मुझे 17 करोड़ टैक्स देना है, मैं क्या करूँगा? मैं किसी का अपना राजनीतिक दल बनवा दूंगा, अपनी पत्नी के नाम से, अपने भाई के नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपनी बहू के नाम से राजनीतिक दल रजिस्टर करवा दूंगा या एक बना दूंगा और फिर उसको मैं क्या कर दूंगा, अपना 50 करोड़ में से देने को तो मैं 50 करोड़ भी दे सकता हूं, लेकिन मान लिया मैंने 40 करोड़ रुपए उसमें चंदा दे दी या 30 करोड़ रुपए मैंने उसमें चंदा दे दी। अब मेरी इनकम तो हुई 50 करोड़, लेकिन चूंकि 30 करोड़ मैंने चंदा दे दिया तो अब मुझे जो टैक्स देना होगा वो 20 करोड़ पे ही टैक्स देना पड़ेगा, तो वो 6-7 करोड़ रुपया हुआ। और जो चंदा गया राजनीतिक दलों को 30 करोड़, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है और चूंकि वो हमारा ही राजनीतिक दल है तो उसका इस्तेमाल हम अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को बचाने के लिए सरकार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कहा कि कम से कम अगर हम राजनीतिक दल खोल रहे हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, लेकिन आपको मान्यता प्राप्त होना पड़ेगा और तुरंत का जो है 1% मत आपको पाना पड़ेगा। यूं ही फर्जी जो है कागजों पे राजनीतिक दल बना के काम नहीं पड़े चलेगा। ठीक है, ये तो चलो ये छोटी सी बात थी। दूसरा ये है कि इस बॉन्ड के जरिए 1000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, जो स्टेट बैंक के, भारतीय स्टेट बैंक, सभी बैंक के लिए नहीं है, चुनाव के समय आता है, भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से, जिस शाखा के बारे में बताया जाएगा वहां पे 1000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक, यानी 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए तक के चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। और इसको खरीदने के लिए यह है कि आप इसको जो खरीद रहा है उसको भुगतान, उसको चेक या डिजिटल माध्यम से ही बैंक को करना पड़ेगा, नगद अनुमति नहीं है। यानी हम अगर चुनावी बॉन्ड अब खरीद रहे हैं, हमें किसी राजनीतिक दल को चंदा देना है, तो हम चेक के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा बैंक में पैसा जमा करेंगे और हम बताएंगे कि भाई ये चुनावी बॉन्ड है, और उसको बैंक में ही बता देंगे कि इसको किस राजनीतिक दल को देना है। ठीक है, तो जो राजनीतिक दल उस चुनावी बॉन्ड को पाएगा उसको जो है पैसा फिर वो राजनीतिक दल क्या करेगा, अपना स्टेट बैंक में ही उसको भजाएगा, और अगर वो 15 दिन में नहीं भजा पाता है तो स्टेट बैंक उस पैसे को क्या कर देती है, प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर देती है। तो जो कैश वाला लफड़ा था ना कि कैश के जरिए आ रहा था, बैंक में पता चला कैश जमा करा दिए, नहीं, अब जो दाता है
जो राजनीतिक दल को जो पैसा दे रहा है उसका पता, उसका चाहे डिजिटल कर रहा है तो डिजिटल सिग्नेचर या चेक के थ्रू कर रहा है, उसका केवाईसी बैंक को पता है। यानी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में ये पता है कि ये जो चंदा जा रहा है वो राजनीतिक दलों को वो कहाँ से जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो अपारदर्शी व्यवस्था थी, जो कैश ज़्यादा जाता था, उससे तो बचत हो गई। दूसरे, इसमें ये था, एक समस्या ये थी कि अगर हम बॉन्ड खरीद रहे हैं और हम किसी राजनीतिक दल को दे रहे हैं, तो कई सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनको एक से अलग राज्यों में काम करना होता है। ऐसे में या कोई व्यक्ति है वो नहीं चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था है ना कि जो भी दान है वो गोपनीय होना चाहिए, और वैसे भी चुनावी दान तो गोपनीय होना चाहिए, क्योंकि आप किसी और को क्यों पता चले कि हमने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया है। ये हमारी गोपनीयता का अधिकार है। भाई, अगर लोगों को पारदर्शिता के तहत ये जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों का पैसा सही से आ रहा, गलत से आ रहा, तो जो चंदा दे रहा उसको भी तो अधिकार है ना कि वो किस दल को दे रहा है, किसी को पता न चले। तो इस व्यवस्था में जो पॉलिटिकल पार्टी पैसा पाती है उसको ये नहीं पता चलता है कि वो किसके द्वारा दिए गए बॉन्ड का पैसा पारी। हाँ, बैंक के पास सूचना रहती है, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता चलता है कि उसको चंदा देने वाला कौन है। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे यही होता है कि उसका पहचान किसी के सामने नहीं हो पाने के कारण कोई व्यक्ति पर, किसी भी, जैसे जो कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है या कोई कंपनी है, तो उसको फ्री होके वो काम कर सकती है, उस पर राजनीतिक उत्पीड़न या इस तरह की समस्या का आरोप नहीं लगता है। ठीक है, इस वजह से ये चीज़ें की गई थी। ठीक, एक चीज़ और कि इसमें कोई व्यक्ति या कंपनी कितना बॉन्ड खरीद सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। जितनी आपकी औकात, जितनी आपकी श्रद्धा, उतना आप चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। देखो, राजनीतिक दल अपने लिए कोई बॉन्ड वो लगाएंगे नहीं, जितना दान दे सको उतना बढ़िया है, क्या फर्क दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये क्यों लाया गया था ये तो पहले ही बता चुके हैं। अब देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। लाया गया था किस लिए? क्योंकि जो नकदों के द्वारा, नकदी 20,000 रुपये तक कैश दिया जाता था, जिससे पता नहीं चलता था कि कौन दे रहा है। अब इसके जरिए बैंक को पता है, क्योंकि चेक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आ रहा है, इसलिए बैंक को पता है कि कौन दे रहा है, उसको पता है। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो वहाँ तक आपकी फुटप्रिंट है कि आप जो पैसा दे रहे हो, तो आप अगर पैसा दान दे रहे हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए वो पैसा आया कहाँ से। पीछे अगर कभी पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि मैं जाऊँ, मेरी इनकम 10 लाख रुपए है और मैं 10 करोड़ का बॉन्ड का चेक साइन करके चला हूँ। भाई, बाद में हमसे पूछा भी जाएगा ना कि 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले 10 करोड़ का चंदा कहाँ से दिए। ठीक है, तो जो राजनीतिक दल इस रूट से, यानी कुल मिला के इसको ये इसलिए किया गया कि ताकि राजनीतिक चुनाव प्रणाली में जो ब्लैक मनी या जो भ्रष्टाचार का पैसा लगता था उसको रोका जा सके। लेकिन इसको लेके कुछ चुनौतियां भी आई। जैसे अभी जो आरोप लगाया जा रहा है याचिकाकर्ताओं द्वारा कि इस जो फंडिंग है ये प्रणाली जो है अस्पष्ट है और इसमें कोई प्राधिकरण द्वारा इसे नियंत्रित नहीं है। ये ठीक है कि बैंक द्वारा, इसने कहा कि बैंक द्वारा आ रहा है, लेकिन किसी प्रणाली द्वारा इसकी जो है ये नियंत्रित नहीं है, यानी अनियंत्रित प्राधिकरण है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सिस्टम हो जिसके जरिए ये पैसा आए। दूसरा, इसमें जो है सामान्य तौर पे जैसे दूसरा ये तर्क दिया जाता है कि योजना के तहत दानदाताओं की गुमनामी और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य को पूरा करने की बजाय ये इसीलिए लाया गया था कि दानदाता गुमनाम भी रहें और पारदर्शिता भी आ जाए, लेकिन यह प्रक्रिया को अपारदर्शी बना देता है। जैसे आम आदमी को नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सा बिजनेस हाउस पैसा दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को कौन सा पैसा दे रहा है, या बहुजन समाज पार्टी को कौन सा पैसा दे रहा है, या जो डीएमके को कौन सा पॉलिटिकल जो है कौन सा व्यक्ति चंदा दे रहा है, ये नहीं पता चल रहा है आम आदमी को। लेकिन इनका कहना है कि आम आदमी को तो नहीं पता चल रहा है, जबकि हम मतदाता हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो चंदा पा रही है वो कहाँ से पाना चाहिए। मैं आपको बताऊं ये क्या मांग है, इसको जरा समझने के लिए एडीआर के जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट है उसके इतिहास को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो एडीआर है इसकी स्थापना वही 99-2000 के आसपास हुई थी
और उस समय आपको याद होगा कि राजनीति में आया राम गया राम, भ्रष्टाचार, जातिवाद, राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, बहुत ढेरों सारी समस्याएं थी। मतलब दल बदल इस तरह की समस्याओं से वो दौर 90 से लेके 2000 का वो दौर था। उसी समय IIM अहमदाबाद जो है एक बहुत रेपुटेटेड संस्था है, वहाँ के कुछ प्रोफेसरों ने, उनका कहना था कि यार हम अगर देश के नागरिक हैं तो हमारा भी इस देश के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है। और उस उत्तरदायित्व की भावना से उन लोगों ने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम दिया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट। और उनका उद्देश्य क्या है? राजनीति में भ्रष्टाचार, राजनीति में शुचिता लाना है, समाज में यानी पूरे देश में शुचिता लाना है। इसके लिए वो पीछे जाते हैं तो कहते हैं कि जब तक राजनीति में भी शुचिता नहीं आएगी तब तक समाज में नहीं आएगा। उसके पीछे जाते हैं, वो कहते हैं कि जब तक राजनीतिक दलों में शुचिता नहीं आएगी तब तक नहीं आएगा। और राजनीतिक दलों में यानी जब तक चुनाव प्रक्रिया में शुचिता नहीं आएगी, यानी पारदर्शिता नहीं आएगी, बेहतरी नहीं होगी, सुशासन नहीं आएगा चुनाव प्रक्रिया में, तब तक ये ऊपर वाली यानी जब तक गंगोत्री पवित्र नहीं होगी, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही तो सारी चीज़ें हो रही है। और चुनाव प्रक्रिया में एक है मत पाने वाला, एक है मत देने वाला, एक मतदाता है, एक मतदान का जो उसका प्रतिनिधि है राजनीतिक दल। तो मतदाता जितना जागरूक होगा, मतदाता जितना सशक्त होगा, चुनाव प्रक्रिया उतनी मजबूत होगी। तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट मतदाताओं को के अधिकारों के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। जैसे इन्हीं के प्रयास थे, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिनके तहत जो है आचार संहिता लाया गया था। इन्हीं लोगों के प्रयास से और भी बहुत सारे प्रयास से जो है उसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो BVPT PAT जोड़ा गया, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको समाप्त करने के लिए इन लोगों ने ही याचिकाएं दायर कर रखी है कि उनको पूरा गिना जाए, समाप्त न करना जाए मतलब उनको पूरा गिना जाए। तो इस तरह के रिफॉर्म में ADR इस तरह की चीज़ें लगी रही हैं। तो इनका कहना है कि ये जब हमें पता ही नहीं कि किस राजनीतिक दल को कौन बिजनेस हाउस या कौन चंदा दे रहा है, तो हम कैसे, हमारा आम जनता कैसे जागरूक होगा। तो यहाँ पे ये मतदानदाताओं की गुमनामी तो है, लेकिन जो पारदर्शिता है, जो नागरिक है, वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा कि ऐसे बांड, चूंकि ये अपारदर्शी है, लेकिन सरकार को पता चल सकता है, ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है, उसके जरिए पता है तो सरकार को पता चल जाता है कि वो, भाई अब सोचो, हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो नहीं पता चलना चाहिए, बैंक को अपने ग्राहक के बारे में नहीं बताना चाहिए, ये प्रोफेशनल एथिक्स है। लेकिन भारत में तो जान ही रहे हो जब एथिक्स का क्या हाल है, तो प्रोफेशनल एथिक्स की तो बात ही छोड़ दो। उसमें क्या है कि इन लोगों का कहना है कि सरकार बड़े आसानी से बैंक पर दबाव बना के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड किसके द्वारा दिया गया है उसके बारे में पता कर सकती है। इसके जरिए वो जान सकती है कि फला विरोधी दल को किसने पैसा दिया है। ऐसे में उस व्यक्ति को सरकार दबाव बना के अपने लिए भी चंदा ले सकती है, या उसके खिलाफ क्या कर सकती है, प्यूनिटिव एक्शन या दंडात्मक कार्रवाई या इस तरह से आर्म ट्विस्टिंग कर सकती है। दूसरे, चूंकि उनको भी पता है, जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको भी पता है कि सरकार जान सकती है, इसलिए वो ज़्यादातर पैसा सरकार में जो पार्टी होगी उसको देंगे। इसके लिए तर्क देते हैं कि जितना चुनावी बांड आया है उसका अधिकांश हिस्सा जो है जो सत्ता पक्ष की राजनीतिक दल है उसको गया है। ठीक है। हालांकि ये बात इनकी पूरी तरह से सत्य नहीं है कि चुनावी बांड के जरिए ही है। यही आंकड़े, सेम यही चीज जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहती है, जो चुनावी फंड आता है उसमें उसका हिस्सा ज़्यादा रहता है, पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन इनका जो तर्क है वो मैं बता रहा हूँ। और ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि इसमें जो है चुनावी बांड में कोई सीमा नहीं है कि कौन कितना पैसा दे सकता है। पहले तो सीमा थी कि कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकता है, लेकिन चुनावी बांड के बाद कोई सीमा हटा दिया गया। इसके लिए कंपनी एक्ट में संशोधन कर दिया गया है और सरकार ने जो ये सीमा को हटाने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया है, इससे कॉरपोरेट भारत द्वारा असीमित फंडिंग के दरवाजे खुल गए हैं। ऐसे में जो सरकार है, जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो राजनीतिक फंडिंग का अधिकांश हिस्सा इसी कंपनियों और कॉरपोरेट फंडिंग के जरिए आता है। ऐसे में राजनीतिक दल
आम लोगों की मुद्दों को उठाने की बजाय इन्हीं कारपोरेट्स या इन्हीं बिजनेस घराने के हितों को ही संरक्षित करने की बात करते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हम नहीं कह रहे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है। दूसरा यह है कि इनका कहना था कि चुनावी बांड शुरू करने के पीछे एक तर्क यह भी था कि आम लोगों को अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को आसानी से फंड देने की अनुमति मिल सके, लेकिन 90% से अधिक बॉन्ड 2022 तक उच्चतम मूल्य वर्ग के ही हैं, यानी 1 करोड़ रुपए तक के हैं। देखो यार, ये बात तो, ये इनका आलोचना ठीक नहीं है। पहली बात देखो, 1000 से लेके 1 करोड़ तक है तो कोई भी जाके खरीद सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखोगे कुछ जो राजनीतिक दल कुछ आंदोलनों से जो बने हुए हैं, चाहे सामाजिक आंदोलन से बने हो, चाहे उसी तरह से सांस्कृतिक आंदोलनों से राजनीतिक दल बने हों, जैसे कांग्रेस थी, वो भी एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी थी। याद है गांधी जी ने जब चंदा चवन्नी किया था, तो उस समय आम जनता चंदा देती थी क्योंकि एक कॉज की तरह बना है। लेकिन समय के साथ साथ ना आम जनता अपने दाल रोटी में ही परेशान है, उसको कहाँ पड़ी है चंदा देने की। हमारी आम जनता राजनीतिक दलों से बिना पैसा लिए मत दे दे, यही बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, वो चंदा देने जा रही है। हाँ, कई सारे जो मैंने कहा, जैसे कि कांसीराम जी का आंदोलन था जो बसपा का, जब उन्होंने शुरू किया था तो वो 2 किलो गेहूं या चावल इस तरह से लेते थे। इसी तरह से समाजवादी आंदोलन, इसी तरह से जेपी का आंदोलन, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का, और इसी तरह से गांधी या कांग्रेस का आंदोलन शुरू में था। तो शुरुआती चरण में सब था, जब सत्ता में आ जाते हैं तो सब एक जैसे हो जाते हैं। मैंने कहा ना, सब एक जैसे हो जाते हैं, सब हमाम में एक बराबर सारे, कोई बहुत अंतर नहीं होता। तो ये है कि ज़्यादातर चंदा देने वाले ही पैसे वाले लोग होते हैं, है ना। इसलिए वो छोटा क्यों खरीदेंगे, जब हमको बॉन्ड ही खरीद के भेजना है तो हमको 1 करोड़ देना है तो हम 1000 क्यों खरीदने जाएं, है ना। हम 1 करोड़ का बॉन्ड खरीद के दे देंगे, ठीक है। तो ये आरोप तो ठीक नहीं है यार। बाकी तो चलो, बाकी पर तो चर्चा होगी, क्योंकि ये यार पैसा तो देने वाले जो है बड़े ही हों, और इसीलिए लोकतंत्र की आलोचना भी की जाती है। अगर आप लोग PSIR पढ़ते होंगे कि यह कहीं ना कहीं कुछ इलिट वर्गों का या कुछ पैसे वाले वर्गों की ही हितों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ज़्यादातर पैसा तो उन्हीं के जरिए आता है, ठीक है। तो ये मुद्दा है, इसको समझिएगा। अब क्या होगा भाई, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो होगा, हमें क्या कहना है, जो वो कहेंगे, वो जो ऑर्डर देंगे। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसे संवैधानिक पहलू नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षमता को मुक्त करना। अभी आपने देखा कि हम चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण हिस्से पे, दक्षिणी ध्रुव पे या दक्षिणी ध्रुव के करीब हमने छोड़ा, ठीक है। उस विवाद में हमें नहीं पड़ना है। अगर इसरो कह रहा है छोड़ा तो छोड़ा दक्षिणी ध्रुव पे, और कौन होता है, चाइना के बारे में थोड़ी ना सुनेंगे, ठीक है। दूसरा, अभी हमारा जो है सूर्य का मिशन आदित्य L1 जा ही रहा है अपने रास्ते पे, और भी बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे, जैसे अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को भी हमने छोड़ा, हम नासा के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और भारत के साथ साथ इसरो एक प्रमुख महाशक्ति के रूप में जानी जा रही है। लोग उसकी क्षमता को पहचान भी गए हैं। अब वो दौर नहीं है कि जब भारत ने मंगलयान छोड़ा था तो न्यूयॉर्क टाइम ने कहा था कि हल लिया हुआ एक किसान एक स्पेस क्लब को ठकठका रहा है। अब वो समय बीत गया है। अब उनको भी पता चल गई है कि भारत, कुछ बेवकूफ़ टाइप के होते हैं जो ब्रिटेन में बोले थे कि हमारा पैसा हमको वापस कर दो, वो खुद ही नहीं कर पाते हैं, तो हम उसकी बात छोड़ देते हैं। भारत आज एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित है। ज़रूरत क्या है कि जो ये अंतरिक्ष की प्रौद्योगिकी क्षमता है, इसको अनलॉक कर दो, अनलीज करो। अनलॉक करो मतलब कुछ क्षेत्रों तक ही, यानी कुछ क्षेत्रों या सिर्फ रिसर्च और इस तरह के क्षेत्रों में न रहे, इसको व्यापक पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था तक इसको ले जाने की बात है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है नैस्कॉम, डिलाइट करके एक संस्था है, और इनस्पेस एक बनी संस्था है। इन तीनों ने एक संयुक्त अध्ययन किया, और उस अध्ययन में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको डाउन स्ट्रीम इस्तेमाल में प्रयोग करने की बात हो रही है। डाउन स्ट्रीम में क्या है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का जो हम जैसे भू संवेदन, जिसको आप कह सकते हो भू संवेदी उपग्रह, जियो सेंसिंग जो उपग्रह होते हैं, दूर संवेदी उपग्रह जो होते हैं, IRS आदि, जो हमारे मौसम संबंधी सूचनाएं देते हैं, है ना,
सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो संचार उपग्रह होते हैं जो भूस्थैतिक कक्षाओं में छोड़े जाते हैं, और जो नेविगेशनल सैटेलाइट होते हैं जैसे नाविक आदि, इन तीनों क्षेत्रों में प्रयोग है। इन तीनों क्षेत्रों का प्रयोग कैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में किया जा सकता है, कैसे अर्थव्यवस्था के साथ साथ इनका रणनीतिक क्षेत्रों में भी प्रयोग करके भारत की जो स्पेस अंतरिक्ष क्षमता है उसको खोला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कई सारी बातें बताई है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक नेस्कॉम संस्था है, डिलाइट इंडिया LLP और इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA एक बना है अंतरिक्ष क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करता है। उसका एक संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, भारतीय डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक के लिए अवसरों की खोज, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक नामक एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है। और डाउनस्ट्रीम में क्या है, संचार, पृथ्वी इमेजिंग और नेविगेशन जैसी सेवाओं का संदर्भ है। देखिए कि जो डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक है, यानी जो डाउनस्ट्रीम यानी संचार, दूर संवेदन, भू सर्वेक्षण या दूर संवेदन उपग्रह या नेविगेशन सैटेलाइट हैं, इनका उपयोग करते हुए या इनसे कैसे आर्थिक अवसर का लाभ उठाते हुए भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए यानी स्पेस इकोनॉमी के लिए क्षेत्र बढ़ाया जाए। ठीक है, इस रिपोर्ट के क्या क्या प्रमुख निष्कर्ष हैं, इसको एक एक करके देखते जाते हैं और उसको समझते जाते हैं। जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है अभी तक क्या होता था कि जो भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र था वह कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र तक ही था या उसमें इसरो के ही आधारित थी। ठीक है, अब भारत ने इसरो को प्योरली रिसर्च के सेक्टर में या एक अलग भूमिका, बाकी जो निजी क्षेत्र के उपग्रह छोड़ने हो या इस तरह के जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करनी हो उसके लिए अलग से संस्थाएं बना रखी है। तो वही कह रहा है कि भारत की बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र और सरकार दोनों के लिए सहयोगात्मक संभावनाओं पर यह रिपोर्ट प्रकाश डालती है। इसमें भी इसका ध्यान डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक पर है। ठीक है, और यह कहती है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और व्यवहारिक अनुप्रयोग के बीच अंतर को पाटने की आवश्यकता है। यानी जो भारत के पास स्पेस टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में अब कोई शक नहीं है, और जो उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को भरने की जरूरत है। उसी पर जैसे ये क्या कह रही है कि अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र, सरकार सहयोग की बात करती है और कह रही है कि इसमें डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक पर विशेष बल देती है और भी सारे पहलू, लेकिन उसमें ये कि ये कैसे मददगार हो सकते हैं। इससे क्या होगा, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है और जो व्यवहारिक अनुप्रयोग के बीच में जो है उसका गैप है उसको पाटा जा सकता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि रणनीतिक महत्व और दोहरे उपयोग की क्षमताओं को पहचानता है और राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के निहितार्थ के साथ साथ वाणिज्यिक क्षमता को भी जोड़ने की बात करता है। जैसे हमारा नैविक सैटेलाइट ही देख लो, जो नैविक है वो क्या है, एक तरह से GPS है, जो अमेरिका का GPS है। अब जो हमें जैसे अभी क्या होता है कि हमें GPS अमेरिका का वह अपने कुछ करीबी देशों को छोड़ के बाकी जो उसका उपयोग करने के लिए रणनीतिक या सुरक्षा के क्षेत्रों के लिए नहीं देता है, उसके लिए हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर कई बार क्या होता है, जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि हम अपने युद्ध काल में फंस गए थे और GPS चूँकि हम ले नहीं सकते हैं, उसका रणनीतिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वैसे समय में हमें इजराइल ने मदद की थी। ठीक है, वैसे समय में हमें इजराइल ने मदद की थी। अब ये सब चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं है, लेकिन मदद की थी। उस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद एक सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी, उसमें भारत की सुरक्षा तंत्र और उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया था। बाद में भारत ने अपना खुद से ही किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ड्यूअल उपयोग किया जा सकता है। ठीक, तो ये नाविक की बात बताया। इसी तरह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसी तरह से जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, वो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोहरा, अब जैसे किसी क्षेत्र के कृषि क्षेत्रफल का वो पता कर रहे हैं तो थोड़ा आगे गुजर गए तो वहाँ से अपने पड़ोसी देशों का भी चित्र ले आए, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो
कई ऐसे सैटेलाइट या कई ऐसे अंतरिक्ष की चीज़ें होती हैं जिसकी दोहरा उपयोग हो सकता है, ठीक है। हमें उन क्षेत्रों में भी ये काम करने की ज़रूरत है, ये बातें कह रहा है। और इसमें जो आगे ये बताता है वो कहता है कि डाउन स्ट्रीम जो क्षेत्र है उसको ये 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है ये रिपोर्ट, और कहता है 3 मुख्य क्षेत्रों पर विभाजित करके ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन, दूसरा पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग, इसको PNT बोलते हैं, और तीसरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट सैटकॉम बोला जाता है, जिसमें DTH संचार उपग्रह, फ़ोन आदि जो सारी चीज़ें देखते हैं जो जियो स्टेशनरी कक्षा में छोड़े जाते हैं, ठीक है। और ये बताता है कि इसके तहत वो 200 से अधिक संभावित उपयोग के मामलों की पहचान करता है और लगभग 25 रणनीतिक उपयोग के मामलों को गहराई से जांच करता है, और बताता है कि अगले 5 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार। कैसे, वो जो रिपोर्ट देता है कि अगले 5 सालों में भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कैसे नवाचार और इस तरह को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। इसी रिपोर्ट में भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को लेकर, अच्छा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के बारे में बताया इसने कि भू सर्वेक्षण और भू संवेदन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे कहाँ किया जा सकता है। भू सर्वेक्षण हम बता देते हैं, पहले थोड़ा ये भी जान लीजिए। ये ज़्यादातर पोलर सैटेलाइट होती हैं जो दूर से ही जो है धरती के बारे में तस्वीर ले लेती हैं, उनके बारे में सर्वे कर लेती हैं। इनका प्रयोग अमूमन, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, इनका प्रयोग आम तौर पे खुफिया जानकारी के लिए, नक्शा आदि बनाने के लिए, या वही भूमि पर सर्वेक्षण आदि के लिए किया जाता है। इसके जहाँ तक उपयोग की बात है, ये बताता है कि कृषि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका अनुप्रयोग किया गया है। जैसे फसल बीमा में आप देख लो कि किस क्षेत्र में फसल हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। उपज निगरानी और मौसम पूर्वानुमान में अभी हाल ही में 1-2 पोर्टल कृषि मंत्रालय ने जो है इसरो और उसके साथ मिलकर किया है। एस्टेक है और विंड है। ये एस्टेक है वो एडवांस में कृषि की उपज जांच लेगा, और विंड जो है वो मौसम और जलवायु के बारे में पता कर पाएगा, तो जलवायु परिवर्तन के संबंध में किसानों को बचाया जा सकता है। इसी तरह से आपदा प्रबंधन के समय, प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के समय, खनन में, शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में, जैसे खनन क्षेत्रों में जो क्षेत्र अलॉट हुए उससे ज़्यादा खनन हो रहा है, तो आप दूर संवेदन से ही देख के जान सकते हैं कि कहीं ज़्यादा खनन तो नहीं हो रहा है या अवैध खनन तो नहीं हो रहा है। तो इन सारी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सैटेलाइट काम का प्रयोग है यह इन फ्लाइट रिमोट एरिया कनेक्टिविटी, DTH प्रसारण, टेली हेल्थ, टेली एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवा आदि क्षेत्रों में किया जा सकता है। उसी तरह से नाविक सहित भारत का PNT, वही पोजिशनल जो नेविगेशनल सैटेलाइट है, उसका परिवहन में, संचार में, रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसने बताया है कि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में भी थोड़ा ये चर्चा करता है। जैसे ये बताता है कि भारत की अंतरिक्ष नीति की ये तारीफ करते हुए बताता है कि अंतरिक्ष नीति भारत की 2023 में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को पहल को बढ़ावा देने और एक गतिशील प्रतिस्पर्धी निजी पूंजी के दरवाजे भी खोल दिए। यानी भारत की अंतरिक्ष नीति 2023 के साथ में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी पूंजी को या निजी क्षेत्र को भी ज्वाइंट वेंचर या इस तरह के क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला गया। और डाउन स्ट्रीम अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता है, ठीक है। कैसे, वो बताएगा। जैसे अगर भारत बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा कर दे और नई चीज़ों को अपनाने से संबंधित चुनौतियाँ, है ना, नई चीज़ें हम सीखने के लिए तैयार हो जाएं, लोगों को जागरूक कर दें, तो भारत इस क्षेत्र में खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में भी स्थापित कर सकता है। इसमें जो डेटा अंतराल या डिजिटल डिवाइस की चुनौती है, उपग्रह डेटा की लागत अधिक है, आदि समस्याओं को अगर दूर कर लिया जाए और इन मुद्दों में अगर निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ा दिया जाए और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सक्रिय रूप से इस तरह की समस्या को दूर किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे में ये जो डाउन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं अंतरिक्ष आधारित सेवाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना देगी
और व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और स्थानीय समुदायों को भी लाभान्वित करने की इसमें क्षमता है। तो ये सारी बातें भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में डाउन स्ट्रीम प्रौद्योगिकी उसमें वही है कि भू संवेदन है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और नेविगेशनल क्षेत्र है। ये तीन चीज़ों को आमतौर पे जो है डाउन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी स्पेस टेक में कहा जाता है। उसके महत्व को, उसको कैसे लाना है, कैसे निजी क्षेत्र को जोड़ना है, ये सारी बातें ये बताती है। ठीक है, चलिए अगला जो रिपोर्ट है ये IMF अपना एक आउटलुक प्रकाशित करता है साल में 2 बार। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बोलते हैं, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बोला जाता है उसको। उसमें 10 अक्टूबर को यानी कल वो प्रकाशित किया है। उसमें भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं। हम इन बातों को समझते हैं और समझने की ज़रूरत क्या है। जैसे अगर हम इनको समझेंगे तो हमें ये भी समझ में आएगा कि जो एक तरह की ही बातें, जैसे वर्ल्ड बैंक अभी कुछ दिन पहले कहा, फिर RBI कहा, कई सारे निजी संस्था जो है इस तरह की जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो कह रही हैं, और अभी IMF कह रहा है जो एक अपना एक प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। क्या उनमें कोई तारतम्यता है कि नहीं? मैं इसे इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग, होता क्या है कि कई सारे न्यूज़पेपर अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बचे नहीं रह सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। अर्थशास्त्र में जो आर्थिक पहलू हैं उसको तथ्यों पे, तर्कों पे समझना होना चाहिए, समझना आना चाहिए। ठीक है, हम आप कई बार पेपर पढ़ते हैं, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो जैसे आंकड़े ही हैं। आंकड़ों की व्याख्या, जैसे एक गिलास भरा है, कोई कहेगा आधा भरा है आधा खाली है। तो उससे बचाने के लिए और सही तस्वीर पेश करने के लिए हम इस तरह की चीज़ों को मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। और मैं जो बातें जैसे मैं बताता हूँ कि ये जैसे विश्व बैंक बता रहा था, फिर मैं बताया कि RBI वही बात कह रहा, अब जैसे IMF वही बात कह रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था एक ठीक दिशा में चल रही है उस समय जब दुनिया की और अर्थव्यवस्थाएं अच्छे प्रदर्शन नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे इंडियन जो है द इकोनॉमिक्स टाइम्स में वो था ना, एक हमारा हाथी लेके ऊपर जा रहा है झंडा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जवान की तरह आगे बढ़ रही है, उसी चीज़ को ये भी बात कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अभी अपने विश्व आर्थिक आउटलुक लाया है और इसमें जो प्रमुख बातें हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे वो यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल पहले के अनुमान से कहीं अधिक तेजी से बढ़ेगी और अगले साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इस साल और अगले साल यानी दोनों साल ये दुनिया की प्रमुख, जैसे देखिए इस साल और अगले साल दोनों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। यही बातें विश्व बैंक भी कह रहा था कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था इस साल भी और अगले साल बनी रहेगी और जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उनका जो विकास दर उससे लगभग दूना भारत का विकास दर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, वैश्विक आर्थिक वृद्धि अगले वर्ष थोड़ी धीमी हो जाएगी और वैश्विक मुद्रास्फीति पहले के अनुमान से कहीं अधिक तेज हो जाएगी। यानी विश्व में चीज़ें उल्टी हो रही हैं और भारत में भारत बढ़ रहा है और दुनिया में घटाव की संभावना। वहीं सेम संस्था बता रही है कि दुनिया में मंदी की तरफ स्थिति है या विकास दर कम होने की संभावना है और भारत में बेहतर होगी। जहाँ तक मुद्रास्फीति की बात है, इसी में आगे देखेंगे कि भारत की मुद्रास्फीति अभी भले है लेकिन अगले साल कम होगी और वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको। ज़्यादातर ये प्री का ही है, फिर भी समझते हैं। जैसे भारत के आर्थिक परिदृश्य में GDP के संदर्भ में क्या कहा है, GDP में कि भारत की 2023-24 की GDP वृद्धि 6.3%। अब देखिए विश्व बैंक भी यही कह रहा है, विश्व बैंक एंड IMF ये सब क्या कह रहे हैं, 6.3%। और RBI और सरकार, भारत सरकार, ये दोनों क्या कह रहे हैं, 6.5%। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, शायद याद आ जाए। तो विश्व बैंक और IMF दोनों 6.3% मांग रहे हैं। विश्व बैंक ने 6.3 को 6.3 ही रखा था,
आईएमएफ पहले 6.1% था, उसको बढ़ा के 6.3% किया, यानी जो जुलाई में इसने आंकड़े दिए थे उसमें 6.1 रखा था, लेकिन अब उसको बढ़ा के वो 6.3% रख दिया है। उस समय रखा है जबकि युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल का। ठीक है, आईएमएफ का 2023 का विकास पूर्वानुमान अब वही है जो विश्व बैंक ने किया था। ठीक है, ये तो हो गया। आईएमएफ का अनुमान जो 2000 ये है, वह जो अभी जून में जो आंकड़े आए हैं 7.8% की मजबूत वृद्धि, उसको भी ध्यान में रखकर है। ठीक है, मुद्रास्फीति के बारे में क्या कह रहा है ये आईएमएफ क्या कह रही है? भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 2024-25 यानी अगले साल 4.6% रहेगी, लेकिन उसके पहले इस साल 5.5% हो जाएगी। अब देखिए, आईएमएफ ये जो मुद्रास्फीति बता रहा है वो 5.5, विश्व बैंक 5.9 बता रहा है। ठीक, और आरबीआई 5.4%। तो आरबीआई 5.4% बता रहा है, और ये तीनों बता रहे हैं कि जो आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी के लिए जो कंफर्टेबल सीमा है 2 से 6% उसके अंदर रहेगी, यानी कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति संतुलित रहेगी। अब वो 3 अक्टूबर को ही ला दिया था जो है विश्व बैंक, इसलिए उसने 5.9 रखा, क्योंकि उस समय तक अब धीरे धीरे जैसे ही आंकड़े आएंगे आपको खाद्य मुद्रास्फीति का प्रेशर इस पर कम दिखेगा। लेकिन जैसे ही इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है, वो जो वोलेटाइल है, जो हमारे कहते हैं ना ईंधन, जब आरबीआई का पढ़ा रहे थे बता रहे थे कि ईंधन बहुत वोलेटाइल है, उसमें रूस यूक्रेन युद्ध तो था ही, एक और जो है मिडिल ईस्ट भी उसमें प्रभावित हो गया है। अगर इसमें ज़्यादातर देश कूदेंगे तो निश्चित रूप से वो ज़्यादातर देश जो है पेट्रोलियम और गैस उत्पादक हैं, इसलिए निश्चित रूप से तेल के दाम बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए ये सारे मुद्रास्फीति कमज़ोर होने के बावजूद भी आरबीआई ने अपना जो ब्याज दर है उसको यथावत रखा था, उसको डाउन नहीं किया था। ठीक है, और भारत का चालू खाता घाटा बताया कि इस साल और अगले साल दोनों ही 1.8% रहेगा। हालांकि आरबीआई ने 1.3% माना, फिर भी चलो इन्होंने जो माना है वो बता रहा हूं कि 1.8% रहेगा। यानी कहीं ना कहीं जो तीनों संस्थाएं, यानी 2 वैश्विक संस्थाएं और एक भारत की सरकार से अलग जो एक कहते हैं स्वायत्त एक आरबीआई या रिजर्व बैंक, इन तीनों के ना चीज़ों में कोई बहुत अंतर नहीं है और लगभग एक जैसी राय ले रहे हैं कि भारत विकास बेहतर कर रहा है, घरेलू स्तर पे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, निवेश की अच्छी स्थिति है। इन सारे पहलुओं के कारण भारत इस साल भी और अगले साल भी, इन दोनों सालों में प्रमुख अर्थव्यवस्था का यानी कह रहे हैं दुनिया का ग्रोथ इंजन बना रहेगा। ठीक है, वैश्विक आर्थिक प्रदेश। अब जरा हम दुनिया के बारे में भी जान लें कि हमारे बारे में तो इसने बड़ा अच्छा बोला, दुनिया के बारे में हो सकता और अच्छा बोले तो हो सकता हमारा खराब हो जाए, क्योंकि सारा तो सापेक्षिक ही होता है। ये बता रहा है कि 2023 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि 3% होगी। ठीक है, और 2024 में लेकिन ये जाके 2.9% हो जाएगी, यानी इस साल 3% होगी, अगले साल ये घट के 2.9% हो जाएगी। अब देखते हैं कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की क्या स्थिति होगी। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, देखिए अर्थव्यवस्थाएं 2002 में 2.6% की तुलना में 2023 में 1.5% की दर से ही केवल बढ़ रही हैं। यानी कि जो अमेरिका या इस तरह के जो विकसित देश हैं, ग्रुप 7 और इस तरह के देश हैं, उनका विकास दर घट रहा है। विश्व का विकास दर इस साल तो वही है जो इन्होंने पहले बताया था, जुलाई में उसी पर रखा है, लेकिन अगले साल ये घटेगा। जो वैश्विक व्यवस्थाएं वो पिछले साल से घट रही हैं। अब जरा एक और देश है जिससे तुलना कर दें, जिससे अक्सर हमारी तुलना की जा रही है, कि चीन का आर्थिक प्रदेश से। चीन के बारे में इसने क्या कहा? इसने बताया कि चीन इस साल 5% की दर से बढ़ रहा है और पिछले साल वो 3% की दर से बढ़ा है। तो इसमें ये नहीं कि बहुत अच्छा बढ़ा, ना, ये ध्यान रखना चाहिए कि चीन का एक बेस इफेक्ट भी होता है कि पिछले कई सालों से 2-3 साल मतलब कोरोना के बाद से चीन ने बहुत लॉकडाउन लगा रखा था, जिसके कारण उसका विकास दर ये बढ़ा हुआ दिख रहा है, खराब बेस इफेक्ट के कारण। और वहाँ की विकास दर कमज़ोर हो रही है। इसको समझने के लिए ये कह रहा है, इसकी आईएमएफ के आंकड़ों से समझ सकते हो। आईएमएफ ने कहा कि वो कमज़ोर होगा, क्यों?
क्योंकि चीन की 2023 और 24 की वृद्धि के लिए जो IMF का अक्टूबर का पूर्वानुमान है वो उसके जुलाई के पूर्वानुमान से 20 बेस पॉइंट और 30 बेस पॉइंट, ये बेस पॉइंट मतलब जो है 0.20 या 0.30 यानी 1% का जो 100 भाग होता है उसको एक बेस पॉइंट बोलते हैं, बताता है ये कम है, यानी इसका मतलब है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी गति खो रही है। और एक बात और वो बता रहा है, जो है IMF बता रहा है अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कि चीन में जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें संकट दिखाई दे रहा है, उसका प्रभाव जो इमर्जिंग मार्केट हैं और ख़ासतौर से वो जो कमोडिटी निर्यात पर निर्भर हैं, यानी ऐसे इमर्जिंग मार्केट जो वस्तुओं का निर्यात करते हैं, वो चीन की जो रियल सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर की चुनौती के कारण वैश्विक मंदी की स्थिति, यानी वो संभावित मंदी के नकारात्मक जोखिम को जन्म दे रहा है। यानी भारत के लिए बता रहा है अच्छी स्थिति है, दुनिया के लिए बता रहा है कि ठीक ठीक स्थिति है, थोड़ा कम रहेगा। जो काफ़ी बड़े जो G7 या बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके लिए चिंता की बात है, चीन के लिए भी चिंता की बात है। और चूंकि चीन में जो उसका रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें काफ़ी ख़राब स्थिति, उसका जो स्थिति ये बता रही है कि उसके कारण दुनिया के जो ऐसे देश जो कमोडिटी निर्यात पर निर्भर हैं उनको लेके चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतनी सारी रिपोर्ट पढ़ने का हमको क्या फ़ायदा है। देखिए, इन सारी रिपोर्टों का मैंने कहा ना कि भारत को जब विकास का एक केंद्र बनाना है, सरकार ने भारत को 2047 तक विकास का केंद्र बनाना है, मतलब विकसित देश बनाना है। ठीक, और उसके लिए हमें विभिन्न देशों से पूंजी भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और जो है हमें भारत को एक कहते हैं ना कि दुनिया के चीन +1 यानी चीन के विकल्प के रूप में अपने को अगर सप्लाई चेन के रूप में उभरना है तो भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में जो इस तरह की रिपोर्ट होती हैं, जो विश्व बैंक की रिपोर्ट होती है, जो IMF की रिपोर्ट होती है, जो मूडीज़ की रिपोर्ट होती है, जो फिच की रिपोर्ट होती है ना, या जो S&P की रिपोर्ट होती है, इन सब का बड़ा प्रभाव होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पे, और ख़ास तौर से जो दीर्घकालीन रूप से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे पिछले 2-3, जैसे कोरोना तो सभी के लिए आया, कोरोना के बाद की स्थिति में भारत ने जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को रिबाउंड किया है, जिस तरह से संभाला है, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है इन चुनौतियों के बीच में, उससे विश्व के जो निवेशक हैं उनका विश्वास भारत में बनेगा। और जब भारत में निवेश आएगा, जब अर्थव्यवस्था में निवेश आता है, तकनीकी आता है, ज्ञान होता है, तो कहीं ना कहीं अभी जब हम केवल घरेलू उपभोग पे निर्भर हैं तब हम इतने बेहतर हो रहे हैं। जब हमारे यहाँ चीज़ें निर्यात होके घरेलू और निर्यात की तरफ जाएगी तो निश्चित रूप से ही हमारे लिए एक बेहतर अवसर होगा। ठीक है, चलिए आज का हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।